20वीं सदी के इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एडोल्फ हिटलर। तो आज हम इसी शख्सियत की कहानी को देखेंगे, बिल्कुल शुरू से उसके अंत तक, एक एक करके। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक कलाकार सैनिक बना, फिर नाजी पार्टी का उदय कैसे हुआ, कैसे उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ली, उसकी विचारधारा और आतंक का राज कैसा था, फिर बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की, और आखिर में देखेंगे कि बंकर में उसका पतन कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत किसी सत्ता के गलियारे से नहीं होती, नहीं, बल्कि ऑस्ट्रिया से होती है। एक ऐसा नौजवान जो कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। और यहीं पर हिटलर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए, एक तरफ वो एक फेल आर्टिस्ट था जिससे वियना की मशहूर आर्ट्स एकेडमी ने 2-2 बार रिजेक्ट कर दिया था, और फिर दूसरी तरफ पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और वो बन जाता है एक सम्मानित सैनिक। मतलब कला की दुनिया ने उसे ठुकराया, पर जंग ने उसे एक नई पहचान दे दी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में उसका अनुभव कैसा था? वो 1914 में खुद सेना में भर्ती हुआ। पूरे युद्ध के दौरान उसने लड़ाई लड़ी, 2 बार घायल भी हुआ, एक बार सोम की लड़ाई में और एक बार गैस अटैक में। उसे उसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। लेकिन जब वो अस्पताल में था, तभी उसे जर्मनी की हार की खबर मिली, और यहीं से उसके मन में एक जहर घुल गया। उसे लगने लगा कि जर्मनी की सेना हारी नहीं, बल्कि उसे देश के अंदर के ही गद्दारों ने धोखा दिया है। और यही सोच, यही गुस्सा आगे चलकर बहुत ही भयानक रूप लेने वाला था। तो युद्ध खत्म हो चुका था। हिटलर एक हारे हुए, टूटे हुए और निराश जर्मनी में वापस लौटा, और इसी मायूसी और गुस्से से भरे माहौल में उसे अपना असली मकसद मिला। वो मकसद था राजनीति का, लेकिन ये आम राजनीति नहीं थी, ये थी नफरत और असंतोष की राजनीति। और देखिए कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1919 में उसने एक छोटी सी जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। बस 1 साल बाद 1920 में वो पार्टी के प्रोपेगेंडा का इंचार्ज बन गया, और फिर 1921 में तो वो उस पार्टी का लीडर ही बन गया, जिसका नाम अब नाजी पार्टी हो चुका था। और 1923 तक उसने सरकार का तख्ता पलट करने की भी कोशिश कर डाली, जिसे बियर हॉल पुच कहते हैं। मतलब सिर्फ 4 साल में एक आम सैनिक से वो एक पार्टी का लीडर बन गया था। हाँ, तो ये जो बियर हॉल पुच था, ये पूरी तरह से फेल हो गया। एक नाकाम कोशिश थी सरकार गिराने की। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई, ये नाकामी उसके लिए एक तरह से कामयाबी बन गई। इस घटना ने उसे पूरे जर्मनी में मशहूर कर दिया, खासकर उन लोगों के बीच जो सरकार से नाराज थे। वो एक झटके में एक राष्ट्रीय चेहरा बन गया। और जेल में उसने जो 9 महीने बिताए, उसमें उसने अपनी कुख्यात किताब लिखवाई, माइन कैंप, जिसका मतलब है मेरा संघर्ष। इसी किताब में उसने अपनी पूरी विचारधारा का जहर उगल दिया। जर्मन लोगों की महानता, यहूदियों के लिए नफरत, और एक ऐसे फ्यूरर यानी एक सर्वोच्च नेता की तानाशाही का पूरा ब्लूप्रिंट, सब कुछ इस किताब में था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। जेल से निकलने के बाद हिटलर ने राजनीतिक अस्थिरता का पूरा फायदा उठाया और एक एक करके जर्मनी में लोकतंत्र की हर एक ईंट को गिराना शुरू कर दिया। और ये सब हुआ कैसे? ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। सबसे पहले 1933 में वो चांसलर बना। फिर जर्मन संसद यानी रेचटैग में एक रहस्यमयी आग लगी, जिसका इल्जाम उसने अपने दुश्मनों पर डाल दिया। इसी का बहाना बनाकर वो इनेबलिंग एक्ट ले आया, जिसने उसे कानून बनाने की असीमित शक्ति दे दी। और आखिर में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स में उसने अपनी ही पार्टी के अंदर के विरोधियों को भी खत्म कर दिया। देखिए, सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर लोकतंत्र खत्म। और फिर अगस्त 1934 में जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हुई, तो उसने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को एक कर दिया। अब वो जर्मनी का सर्वेसर्वा था, सेना का कमांडर, देश का नेता, सब कुछ। अब उसकी तानाशाही पर कोई भी लगाम नहीं बची थी। अब जब सत्ता पूरी तरह से हाथ में आ गई, तो नाजी शासन ने अपनी असली विचारधारा को लागू करना शुरू किया, और इसे लागू करने के लिए उसने आतंक और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। उनकी विचारधारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था ये कॉन्सेप्ट लेबेंसराम। इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस या रहने की जगह। उनका मानना था कि जर्मन लोगों को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और यह जमीन कहां से आएगी? पूर्वी यूरोप के देशों से, जहां उनके हिसाब से कमतर नस्ल के लोग रहते थे। तो असल में ये भविष्य में होने वाले हमलों और कब्जे की एक वैचारिक तैयारी थी।
और फिर 1935 में आए ये बदनाम न्यूरनबर्ग कानून। इन कानूनों ने जर्मनी के यहूदी नागरिकों को रातों रात पराया कर दिया। उनकी नागरिकता छीन ली गई, उन्हें जर्मन लोगों से शादी करने पर पाबंदी लगा दी गई, उनके सारे राजनीतिक और नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए। और इन सब को लागू करने का काम करती थी गेस्टापो, यानी सीक्रेट पुलिस, जिसका खौफ हर जगह था। तो जब विचारधारा इतनी जहरीली हो तो उसका नतीजा क्या होता है? युद्ध। और ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये था इंसानी इतिहास का सबसे विनाशकारी अध्याय। शुरुआत में नाजी सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली और इसकी वजह थी उनकी रणनीति ब्लिट्सक्रेग। इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर या बिजली की तेजी से युद्ध। मतलब दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना उस पर चारों तरफ से एक साथ हमला कर देना। इसी रणनीति के दम पर 1941 तक उन्होंने पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी युद्ध की आड़ में नाजी शासन ने अपने सबसे घिनौने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। अब बात सिर्फ यहूदियों को देश से निकालने की नहीं थी, अब बात उन्हें सिस्टमैटिकली यानी एक योजना के तहत पूरी तरह से खत्म करने की थी। इसके लिए उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन और डेथ कैंप्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया और इस भयानक नरसंहार को उन्होंने नाम दिया द फाइनल सॉल्यूशन। 60 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख जिंदगियां थीं। अनुमान है कि इतने यहूदी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, और सिर्फ यहूदी ही नहीं, लाखों और लोग भी, जैसे रोमा जिप्सी, समलैंगिक, राजनीतिक विरोधी और विकलांग लोग, उन्हें भी इस नफरत की आग में झोंक दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म का अंत जरूर होता है। 1942 के आखिर से युद्ध का रुख पलटने लगा। स्टेलिनग्राड में मिली हार के बाद नाजी सेना की कमर टूट गई और हिटलर का वो सपना जो उसने 1000 साल के साम्राज्य का देखा था, अब टूटने की कगार पर था। और फिर अंत बहुत तेजी से आया। दिसंबर 42 में स्टेलिनग्राड और एल अलामीन में हार मिली। जून 1944 में मित्र देशों की सेनाओं ने डी-डे पर नॉर्मैंडी में हमला कर दिया। जनवरी 45 तक हिटलर बर्लिन में अपने बंकर में छिपने को मजबूर हो गया और आखिर में 30 अप्रैल 1945 को जब रूसी सेना बर्लिन की सड़कों पर थी, उसने आत्महत्या कर। उसके मरने के कुछ ही दिन बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। वो 1000 साल का साम्राज्य जो हिटलर बनाना चाहता था, वो सिर्फ 12 साल चला, लेकिन इन 12 सालों में उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और पीछे छोड़ गया बस बर्बादी और करोड़ों लोगों की मौत। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब कोई समाज इतना टूट जाता है कि वो एक तानाशाह और उसकी नफरत भरी विचारधारा के पीछे चलने लगता है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ताकि इतिहास की ये भयानक गलती फिर कभी ना दोहराई जाए।